गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज आप अपनी कृतिका पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 2 मेरे संग की औरतें का अध्ययन करेंगे। मेरे संग की औरतें अध्याय का सार इस प्रकार है। मेरे संग की औरतें आत्मकथात्मक निबंध है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी माँ, अपनी 4 बहनों के बारे में बताया है। इसमें उन्होंने तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति से परिचित कराया है। बच्चों, मैंने इस अध्याय को हेडिंग वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। तो आइए इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। लेखिका की स्वतंत्रता प्रिय नानी। लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही परलोक सिधार गई थी, इसलिए लेखिका उनसे कहानियाँ नहीं सुन सकी। शायद इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानी लिखती हैं, परंतु उनकी नानी की कहानी भी रहस्यमयी है। वह जीवन भर अनपढ़ और पर्दानशी रहीं। उनकी शादी विलायती रंग बिरंगे व्यक्ति से हुई। जब उनके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे, तब भी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रहीं। उन्होंने अपने पति की जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया, परंतु जब उन्हें अपनी मौत नज़दीक लगने लगी तो उन्होंने अपने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलाया। उनकी इस इच्छा से घर के सब लोग हक्के बक्के रह गए। नानी ने शर्मा जी से कहा कि उनकी लड़की के लिए होने वाला वर कोई क्रांतिकारी हो, अंग्रेज़ों का फरमाबरदार ना हो। उनकी इच्छा से उनके ख्यालों का अनुमान लगाया जा सकता है। उनके लिए क्रांतिकारी की तरह जीना किसी दूसरी की तरह जीने से कहीं बेहतर था। लेखिका की माता का वैवाहिक जीवन। लेखिका की माता की शादी एक पढ़े लिखे होनहार युवक के साथ हुई। उसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। लेखिका की माँ शरीर से इतनी दुबली पतली थी कि उनके लिए खादी की साड़ी को संभालना दूभर होता था, इसलिए वह रात में जागकर खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास करती थीं। लेखिका की माँ का अपनी ससुराल में पूरा रौब था। इसके 2 प्रमुख कारण थे। पहला, ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेज़ों से प्रभावित थे। भले उनका लड़का खाली जेब क्रांतिकर्ता रहे, किंतु घर में दबदबा अंग्रेज़ भक्त ससुर का चलता था। ऐसी स्थिति में एक सरफिरे लड़के की क्रांतिकारी पत्नी का होना परिकथा सा रोमांच पैदा करता है। दूसरा, लेखिका की माँ की शख्सियत बहुत प्रभावी थी। वे सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार थीं, इसलिए कोई उन्हें घर के सामान्य कामकाज भी नहीं करने को कहता था। उनकी तो बस राय भर ली जाती थी, जिसे पत्थर की लकीर की तरह निभाया जाता था। उनकी सास ही नहीं, जेठानियाँ भी, स्वयं पति भी उनके घर गृहस्थी के काम खुद संभाल लेते थे। लेखिका की माँ का विशिष्ट व्यवहार। लेखिका की माँ में आज़ादी का जुनून बहुत था, किंतु वे उसे अपने ही आज़ाद ख्यालों से निभाती थी। वह आम भारतीय माँ की तरह बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने ना तो कभी बच्चों को लाड़ प्यार किया, ना खाना पकाया, ना घर बार संभाला। इसका प्रमुख कारण था उनकी इन कामों में अरुचि। दूसरा कारण था बीमारी। उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने तथा साहित्य चर्चा में बीतता था। घर के हिसाब से कुछ भी काम न करने पर कोई उनका नाम नहीं रखता था। सब उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। इसके 3 कारण थे। पहला, साहिबी खानदान का होना। दूसरा, कभी झूठ न बोलना। तीसरा, एक की बात को दूसरे पर प्रकट न करना। इन कारणों से घर वाले तथा बाहर वाले सब उनका सम्मान करते थे। वे अपनों बच्चों की दोस्त थीं। हाँ, माँ तत्व की कमी को पिता पूरा कर दिया करते थे। निजता को प्रोत्साहन। लेखिका के घर में सभी को निजता की पूरी छूट थी। किसी एक की चिट्ठी आती तो दूसरा उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। इसी छूट के कारण लेखिका और उनके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में आ गए। लेखिका की परदादी का रहस्य। लेखिका की परदादी भी लीक से हटकर चलने वाली औरत थी। उन्होंने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़का न होकर लड़की हो। उन्होंने अपनी इस मन्नत की भरे समाज में घोषणा भी कर दी और हर रोज़ मंदिर में जा जाकर यह मन्नत दोहराया करती थी। इसका कारण किसी को समझ में नहीं आया।
उन्होंने अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए आज तक उनकी यह मन्नत रहस्य बनी हुई है। परदादी के बारे में प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी ज़रूर सुनते हैं, तो यही हुआ। घर में पहला शिशु लड़की हुई। भगवान इस अद्भुत इच्छा से शायद इतने घबरा गए कि एक नहीं, एक के बाद एक घर में 5 कन्याओं ने जन्म लिया। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है चोर का हृदय परिवर्तन। लेखिका की माँ का प्रभाव इतना था कि एक चोर भी उनके सामने पड़कर भला इंसान बन गया। हुआ यह कि एक रात घर के सारे मर्द बारात में चले गए। सारी औरतें सज धज कर रथ जगह मनाने के लिए इकट्ठी हो गईं। नाच गाने और ढोलक के शोर में एक चोर घर में घुस गया। संयोग से वह उस कमरे में जा घुसा जहाँ शोर से बचने के लिए लेखिका की माँ सोई हुई थी। चोर के पाँव की आहट से माँ की नींद खुल गई। माँ ने पूछा, कौन? चोर बोला, जी मैं। माँ ने उससे कहा, पानी पिला। यह कहकर उन्होंने अपना खाली लोटा उसे पकड़ा दिया और कुएं से पानी भरने को कहा। बोली, पर्दे एक कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। यह सुनकर वह घबरा गया। उसने सोचा कि माँ ने उसके मुख पर कपड़े और कमर को में भांग बंधी देख ली है। माँ ने फिर कहा, जल्दी पानी ला। चोर बोल पड़ा, मैं चोर हूँ, क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी? माँ ने कहा, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? चोर ऐसा अकबकाया कि पानी भरने चला गया। वह पकड़ा गया। तब से उसने चोरी छोड़कर खेती का धंधा अपना लिया। लेखिका पर अपने पूर्वजों का प्रभाव। लेखिका माँ के संस्कारों के कारण लड़की होने पर कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई। जब देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया तो दुर्भाग्यवश लेखिका को टाइफाइड हो गया। डॉक्टर ने उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया। लेखिका जश्न में जाने के लिए खूब रोई। तब लेखिका को उनके पिता ने ब्रदर्स का राम जीव नामक उपन्यास पकड़ा दिया। लेखिका को किताबें पढ़ने की सनक थी, अतः उनके पिता को छोड़कर अन्य सभी समारोह में चले गए तो लेखिका ने उपन्यास पढ़ना शुरू किया। उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की गाथाएं थीं। लेखिका के मन पर उनका इतना गहरा प्रभाव हुआ कि उन्हें एक अध्याय तो पहली बार में ही याद हो गया। लेखिका के सारे लेखन पर वह प्रभाव छा गया। उनकी कहानियाँ जादू का कालीन, नहीं 3 किलो की छोरी, कठगुलाब में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। लेखिका के भाई बहन। शायद परदादी की मन्नत के कारण लेखिका उनकी चारों बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना के शिकार नहीं हुई, बल्कि उन सब ने किसी लीक पर चलने से इनकार कर दिया। उनके सबसे बड़ी बहन मंजुला भगत, इन्हीं के लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी। उन्होंने शादी के बाद जैन नाम छोड़कर पति का नाम ग्रहण कर लिया और प्रसिद्ध लेखिका बनी। दूसरी कन्या थी मृदुला गर्ग अर्थात लेखिका स्वयं। इन्होंने भी शादी के बाद पति का नाम गर्ग अपने नाम से जोड़ लिया। लोग हैरानी से पूछते थे, आपने अपना नाम क्यों नहीं बदला? लेखिका कहती हैं कि नाम न बदलने से व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए नहीं बदला। लेखिका की तीसरी बहन गौरी उर्फ चित्रा लेखन नहीं करती। चौथी बहन रेणु भी नहीं लिखती। पांचवी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती हैं और छोटा भाई राजीव हिंदी का लेखक है। अपने किस्म की रेणु। लेखिका की 2 बहनें जो लेखिका नहीं बनी, उनसे भी अधिक स्वायत्त और अधिक दबंग थीं। वे अपने अनुसार जीना जानती थीं। गर्मियों में स्कूल से वापसी के समय उनके पिता उन्हें लेने के लिए गाड़ी भेज दिया करते थे। अचला तो उसमें बैठ जाती थी, किंतु रेणु पैदल चलकर आती थी। वह कहती थी, थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है। इसी प्रकार बीए की परीक्षा देने के समय भी वह अड़ गईं। बोली, परीक्षा देने का फ़ायदा बताओ। सभी ने अपनी अपनी तरह से समझाया। पिता ने कहा, इससे नौकरी कर सकोगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, आदि आदि, किंतु वह ना मानी। अंत में पिता ने आदेश दिया, मैं कह रहा हूँ करो। तब उन्होंने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जैसे तैसे बीए की परीक्षा पास कर ली। दबंग चित्रा। लेखिका की तीसरे नंबर की बहन चित्रा भी दबंग है। वह मन में आई बात करके ही मानती है। कॉलेज में पढ़ते समय वह खुद पढ़ने से अधिक ध्यान औरों को पढ़ाने में लगाती थी, इसलिए उसके अपने अंक अपने शागिर्दों से कम आते थे। शादी के वक्त उसने एक लड़के के बारे में ऐलान कर दिया कि वह शादी तो उसी से करेगी। खुद लड़के को भी इस बात का पता नहीं था। समय आने पर उसने लड़के को बता दिया और यह भी कह दिया कि वह
जो सोच लेती है उसे करके ही दम लेती है। परिणाम स्वरूप लड़के ने हथियार डाल दिए और दोनों की शादी हो गई। सबसे छोटी बहन ने ठीक से पढ़ाई लिखाई की, पिता की इच्छानुसार शादी की। वह लीक पर ही चलती प्रतीत हुई, परंतु 30 वर्ष की उम्र में उसने भी विद्रोह किया और लेखिका बन गई। दृढ़ संकल्प सबका स्वाभाविक गुण। सभी बहनों में लीक से हटने का गुण रहा, परंतु घर गृहस्थी और विवाह के परंपरागत तरीकों को किसी ने नहीं छोड़ा। उनका विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जी लेना काफ़ी है। लेखिका शादी के बाद बिहार के छोटे कस्बे डालमिया नगर पहुंची। वहां नर नारी में पृथकता इतनी हावी थी कि लोग पिक्चर में अलग अलग बैठते थे। उसी डालमिया नगर में लेखिका ने कोशिश करके कुछ शादीशुदा औरतों को इस बात के लिए तैयार किया कि वह गैर मर्द के साथ मिलकर नाटकों में अभिनय करें। उन्होंने 4 साल तक कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया। कर्नाटक में विश्वविद्यालय निर्माण। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बगलकोट पहुंची। वहां कोई ढंग का विश्वविद्यालय नहीं था जहां वह अपने दोनों बच्चों को पढ़ा सके। उन्होंने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वह वहां के सीमेंट कारखाने की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। बिशप ने कहा वहां क्रिश्चियन जनसंख्या कम है। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा योग्य होने की दलील दी। बिशप ने कहा आप यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्ष तक चलता रहेगा। यह सुनकर लेखिका गुस्सा खा गई। बिशप ने कहा स्कूल खोलना आपकी समस्या है, मेरी नहीं। लेखिका ने संकल्प लिया कि वह अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोलकर रहेगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाएंगी। उन्होंने कुछ सिरफिरे लोगों की सहायता से यह काम पूरा किया। उनके तथा अन्य सरकारी अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। इस प्रकार लेखिका ने अपने जिद्दीपन को हर जगह पूरा किया, विशेषकर लेखन के मंच पर। रेणु की जिद का किस्सा। लेखिका की जिद रेणु की जिद के सामने कुछ भी नहीं थी। सन 1950 की बात है। एक दिन दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। पूरा नगर पानी से लबालब भर गया। कोई वाहन बाहर न निकला, यातायात ठप पड़ गया। स्वाभाविक था कि स्कूल भी बंद हो गए होंगे, किंतु रेणु ने स्कूल जाने की जिद ठान ली। उसे समझाया गया कि स्कूल बंद हो गया होगा, परंतु वह कहती आपको कैसे पता। आखिरकार वह बस्ता उठाकर स्कूल गई। स्कूल का चौकीदार उसे देखकर दंग रह गया। घर आने पर सबने कहा हमने पहले ही कहा था। इस पर रेणु बोली स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। लेखिका को लगता है कि उस दिन रेणु को अकेले स्कूल जाने में कितना रोमांच हुआ होगा। सचमुच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है।